everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 12th of February 2021. So let's start our today's discussion. Urban local bodies reform. तो गोवा जो है it will become the sixth state to complete local urban local bodies reform and get a additional borrowing permission of rupees 223 crores. ठीक है, तो गोवा इज गोइंग टू बिकम द सिक्स स्टेट जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म को जो है कंप्लीट कर दिया है. उसके पहले जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान एंड तेलंगाना, ये सारे कंट्रीज़ थे. ठीक है, दिस वे द रेस्ट ऑफ द 5 कंट्रीज़ जिन्होंने अर्बन बॉडीज रिफॉर्म जो है उसको कंप्लीट किया. अभी बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रिफॉर्म जो होते हैं इन द अर्बन बॉडीज एंड द अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म आर एम एट अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट, जो इनेबल करेंगी देम टू इम्प्रूव द बेटर हेल्थ, public health and sanitation services to the citizen. इकोनॉमिकली रिजुनवेटेड जो अर्बन लोकल बॉडीज़ रहेंगी जो एबल विच विल बी एबल टू क्रिएट अ गुड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये सारा जो रिफॉर्म है वो सब कुछ स्टिपुलेट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और उसमें कुछ रिफॉर्म्स के जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो हम देखते हैं. तो स्टेट विल नोटिफाई. तो फ्लोअर रेट जो होते हैं ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द अर्बन लोकल बॉडीज which are in the consens with the प्रिवेलिंग सर्कल रेट, जो गाइडलाइंस जो होती है ना, दैट इज गाइडलाइन रेट ऑफ अ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द फ्लोअर रेट ऑफ अ यूजर चार्जेस इन रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज एंड रेस्ट ऑफ द. ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है कि करंट कॉस्ट क्या है, और वी कैन से द पास्ट इन्फ्लेक्शन. ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है द स्टेट विल नोटिफाई इट, एंड स्टेट जो होती है, ठीक है, विल पुट इन द प्लेस द सिस्टम ऑफ अ पीरियोडिक इंक्रीज इन द फ्लोअर रेट ऑफ द प्रॉपर्टी, और हम बोल सकते हैं टैक्स चार्जेस इन द लाइन विद द प्राइस इंक्रीजेस. एंड बिसाइड सेंटर जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया फॉर द रिफॉर्म. ठीक है, अब ये 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया कौन से होते हैं? सबसे पहला है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज यूटिलिटी रिफॉर्म एंड अ पावर सेक्टर reform. ठीक है, so these are the 4 points which are being identified as a citizen centric area of a reform by the centers. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल फर्स्ट न्यूज़. अब नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट अ पैंगोंग टासू. तो चाइना एंड जो इंडिया है उन्होंने दे हैव रीच एन एग्रीमेंट ऑफ अ डिसएंगेजमेंट इन द पैंगोंग लेक एरिया टू सीज देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो होता था इन द फेस कोऑर्डिनेटेड एंड अ वेरीफाइड मैनर. ठीक है, तो चाइना एंड इंडिया हैज़ बीन रीच एन एग्रीमेंट ऑफ अ डिसएंगेजमेंट. अब क्या हुआ है? एज पर दिस एग्रीमेंट चाइना जो रहेगा, ठीक है, उनकी जो साइड है, ठीक है, इट विल कीप देयर ट्रूप in presence in the north बैंक एरिया टू द ईस्ट ऑफ अ फिंगर एट. ठीक है, तो ईस्ट फिंगर एट के ईस्ट में उनका वो रखेंगे, एंड रेसिप्रोकल ही इंडिया के जो ट्रूप रहेंगे विच विल बी बेस्ड देयर परमानेंट बेसिस एट अ धन सिंह तपाओ पोस्ट नियर अ फिंगर थ्री. ठीक है, तो ये हो गया फिंगर थ्री के पास में वो अपना जो परमानेंट बेस है वहाँ पे रहेंगे, एंड जो चाइना है दे विल उनका जो प्रेजेंस था इट विल बी टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द फिंगर एट. सिमिलर एक्शन हैज़ बीन टेकन इन द साउथर्न बैंक एरिया ऑन द बोथ साइड. ठीक है, तो साउथर्न बैंक का एरिया जो है वहाँ पे भी दोनों साइड में कुछ ऐसी तरीके की एक्शंस ली है, एंड एनी स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन बिल्ड ऑन द बोथ साइड सिंस अप्रैल 2020 उनको रिमूव किया जाएगा, एंड जो लैंड फॉर्म है उसको रिस्टोर किया जाएगा. उसके साथ साथ बोथ दो साइड से हैव एग्री अ टेम्परेरी मोरेंटियम ऑन द मिलिट्री एक्टिविटी इन द नॉर्थ बैंक, जो इंक्लूड करती है पेट्रोलिंग इन द ट्रेडिशनल एरियाज. ठीक है, ये तो ये सारा हो गया. क्या क्या इस न्यू एग्रीमेंट में वो दोनों चाइना एंड इंडिया एग्री करने वाले हैं. अभी डिस्प्यूट क्या हुआ था? तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक ऐसी लाइन जो सेपरेट करती है इंडिया और चाइना की ट्रूप को सिंस 1962 एंड जनरली रन अलॉन्ग द लैंड एक्सेप्ट फॉर द विड्थ ऑफ अ पैंगोंग टासो, हियर इट्स द रनिंग थ्रू द वाटर. दोनों साइड जो है, ठीक है, बोथ साइड हैज़ मार्क देयर एरिया अनाउंसिंग विच साइड दे बिलोंग टू द कंट्री. इंडिया कंट्रोल करता है 75 किलोमीटर स्टेज ऑफ अ पैंगोंग टासो, एंड रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो सारा चाइना के हाथ में है. एक लेक जो है, ठीक है, ये जो पैंगोंग टासो है, ठीक है, द लेक इज डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शन, इनटू वेरियस सेक्शन जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं. ठीक है, तो दे आर द 8 ऑफ देम
8 फिंगर्स है। इंडिया और चाइना की जो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये बात ध्यान में रखो, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है, ठीक है। डिस्प्यूट क्या है, तो इंडिया और चाइना की दोनों कंट्री की काफ़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से पास होती है। इंडिया हैज़ मेंटेन दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो पास होती है थ्रू द फिंगर एट एंड विच हैज़ बीन साइट ऑफ अ फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ अ चाइना। इंडिया जो है पेट्रोल करता है द एरिया मोस्टली थ्रू द फुट, ठीक है। फुट से ही वो उनका पेट्रोलिंग होता है, बिकॉज वहाँ का जो टेरेन है वो उतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से इंडिया की जो पेट्रोलिंग होती है मोस्टली इट इज़ डन बाय द फुट एंड बोथ इंडियन फोर्सेज हैज़ टू हैड नॉट बीन एक्टिव कंट्रोल ओवर और बियॉन्ड द फिंगर फोर, ठीक है। तो उनका एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड फिंगर फोर तक नहीं है, ठीक है, फिंगर फोर के बाद नहीं है। एंड सिंस चाइना का अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनके अकॉर्डिंग फिंगर टू से पास होती है। इट हैज़ बिन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर फोर, उनकी जो लाइट व्हीकल्स है उसके थ्रू, ठीक है। ये हो गया इंडिया और चाइना का जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वाई इंडिया वांट टू इंक्रोच द एरिया, जो दोनों साइड आते हैं पैंगोंग टैसो के। तो पैंगोंग टैसो जो है एक स्ट्रेटेजिकली क्रूशल रहा है, ठीक है, एज इट इज़ वेरी क्लोज टू द चुलचुल वैली विच इज़ वन ऑफ द बैटल फ्रंट जो इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम पे रहा है, 1962 का वॉर। चाइना जो है ऑल्सो डजंट वांट इंडिया कि वो बूस्ट करे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना को फियर है कि वो कहीं ना कहीं ये थ्रेटन करेगा उनके ऑक्यूपेशन जो है इन द अक्साई चीन एंड लासा खासगर हाईवे में। एंड एनी थ्रेटन टू द हाईवे कैन फर्दर पुट द चाइना imperialistic प्लान जो उनका चल रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी इन द लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड बियॉन्ड इन द पाकिस्तान। सो दिस आर द फ्यू रीजन कि वाई द चाइना वांट टू इंक्रोच द एरिया अलॉन्ग साइड ऑफ अ पैंगोंग टैसो। पैंगोंग टैसो अगर देखा जाए लिटरली उसका ट्रांसलेशन है कॉन्क्लेव लेक। इट इज़ सिचुएटेड 14,000 जो है फीट ओवर एंड द लेक इज़ अप टू अबाउट 135 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ फॉर्म बाय द थेल जियोसिंक्लाइन एंड कराकोरम जो माउंटेन रेंज है एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग टैसो। इट्स साउथर्न बैंक इज हाई it have a high broken mountain sloping towards the Spangur Lake in the south. So this is regarding information of a Pangong Taso. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने उनकी जो इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट होती है, ठीक है, 2021 उसको रिलीज़ किया है। तो इस बार की फाइंडिंग में पता चला है तो इंडिया जो है विल मेक अप द बिगेस्ट शेयर ऑफ एनर्जी डिमांड ग्रोथ एट 25% ओवर द नेक्स्ट 2 decade एंड इट विल ओवरकम द यूरोपियन यूनियन एज द थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030, ठीक है। तो इंडिया विल ओवरकम द डिमांड, ठीक है, इंडिया विल ओवरकम द एनर्जी कंज्यूमर जो है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन थर्ड लार्जेस्ट उसको भी ओवरकम कर सकता है इन द अपकमिंग 2 decade। इंडिया का एनर्जी कंजप्शन जो है इट इज़ एक्सेप्टेड कि वो डबल हो सकता है एज अ नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपांड करेगा टू द एस्टिमेटेड $8.6 ट्रिलियन by 2040 अंडर द सर्टन नेशनल पॉलिसी सिनारियोज। इंडिया की जो ग्रोइंग एनर्जी नीड है, ठीक है, इट विल मेक इट मोर रेजिलेंट ऑन द फोसिल फ्यूल इम्पोर्ट एज इट इज़ अ डोमेस्टिक ऑयल as its domestic oil and the gas production has been stagnant from the various year despite government policy as promoting the more petroleum exploration and production on the renewable energy। इंडिया की जो ऑयल डिमांड है इट इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सपेक्टेड कि वो राइज हो सकती है 8.7 मिलियन बैरल पर डे इन 2040 फ्रॉम 5 मिलियन बैरल पर डे जो 2019 में थी। उसके साथ साथ ऐसा भी माना जा रहा है उनके कहने के अकॉर्डिंग वाइल जो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है बाय 2040। इनिशियली अगर देखा जाए, ठीक है, 5 मिलियन जो है बैरल पर डे है अभी एंड वो 2030 तक 6.4 मिलियन तक हो सकती है एंड 2040 तक 7.7 मिलियन। वर्ल्ड सेकेंड जो बिगेस्ट नेट ऑयल इम्पोर्टर है आफ्टर चाइना करंटली इम्पोर्ट करता है 76% ऑफ द क्रूड ऑयल नीड। दैट रिजेलेंस ऑन द ओवरसी ऑयल इज एक्सपेक्टेड कि वो भी राइज हो 90% बाय 2030 एंड 92% बाय 2040। राइजिंग जो ऑयल डिमांड चल रही है इंडिया की कुल डबल कर सकती है इंडिया का इम्पोर्ट बिल एंड दिस आर द फ्यू पॉइंट जो अभी इस फाइंडिंग में पता चले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी देखते हैं जो
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके बारे में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ठीक है वो एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स मिशन इज टू गाइड फोर मेन बेसिक फोकस। सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड एरिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड एरिया है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज अ एंगेजमेंट वर्ल्ड ओवर। ठीक है, हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, रोल एंड फंक्शंस देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था जब ऑयल क्राइसिस हुई थी 1973-1974 के टाइम पे। उस टाइम पे इसका इस्टेब्लिशमेंट होने के वजह से इट हेल्प्स द मेंबर कि वो रिस्पॉन्स कर पाए एक मेजर ऑयल सप्लाई डिस्क्रप्शन को। एंड इस जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो मैंडेट करती है फॉर एक्सपैंडिंग ओवर टाइम टू इंक्लूड ट्रेसिंग एंड ट्रेकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड जो प्रमोट करेंगी। ठीक है, ऑल्सो प्रमोटिंग द साउंड एनर्जी पॉलिसी एंड फोस्टरिंग मल्टी नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। कंपोजिशन अगर देखा जाए तो 30 मेंबर्स है प्रेजेंटली, और 8 कंट्रीज़ के एसोसिएशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। जो कैंडिडेट है कंट्रीज में बी द मेंबर ऑफ OECD, बट OECD मेंबर इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके मेंबर्स रहे। टू बिकम द मेंबर व्हाट आर द फॉलो, देर आर द फ्यू स्टेप दैट नीड टू बी फॉलोड। तो जो क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्वर होता है इक्विवेलेंट टू द 90 डेज ऑफ अ प्रीवियस ईयर नेट इम्पोर्ट टू विच द गवर्नमेंट जो होती है इमीडिएट एक्सेस कर सकेंगी इफ़ इट इज़ नॉट ओन देम डायरेक्टली एंड could be become the address description to the global oil supply। डिमांड रजिस्टर प्रोग्राम जो है इट इज़ हेल्प टू रिड्यूस द नेशनल ऑयल कंजप्शन बाय 10% अप टू 10%। लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेटेड एमर्जी रिस्पॉन्स मेजर ऑन द नेशनल बेसिस। ठीक है, सॉरी दिस आर द फ्यू वर्क्स जो वो करेंगे वो करते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ लेजिस्लेशन एंड मेजर्स जो इंश्योर करेंगी जो जितने भी कंपनीज है ऑयल कंपनी अंडर द जुरिडिक्शन रिपोर्ट along with this measures in a place to ensure करे capability of contributing its sharp of a इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कलेक्टिव एक्शन। कुछ रिपोर्ट उनके थ्रू जो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट्स, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला है कि ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट, CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इनके थ्रू पब्लिश की जाती हैं। मोर टू मूव टू प्राइवेटाइज बैंक्स, वाई द प्रपोजल, व्हाट आर द कंसर्न्स। बजट ने प्रपोज किया है कि वो प्राइवेटाइज करेंगे 2 PSU बैंक को इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इसकी नीड क्या थी, तो जो ईयर है ऑफ अ कैपिटल इंजेक्शन एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म विल नॉट एबल कि वो इम्प्रूव कर पाए फाइनेंशियल पोजीशन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक सिग्निफिकेंटली। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। उसके साथ साथ मेनी ऑफ देम जो है ठीक है जो अभी पब्लिक सेक्टर्स बैंक से PSUs बैंक से ठीक है दे हैव अ हायर लेवल ऑफ अ स्ट्रेस एसेट than that of a private bank and also lack करते हैं कहीं ना कहीं in the letter of a profitability, market capitalization and dividend payment records में। गवर्नमेंट फोल्ड लोडेड ₹70,000 करोड़ इन द गवर्नमेंट रन बैंक इन द सितंबर 2019 फाइनेंशियल ईयर 18 में था 18 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर जो 19 है 1.606 लाख करोड़ थ्रू द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड एंड इन 2019 गवर्नमेंट ने मर्ज किया 10 PSU बैंक्स इनटू द फोर्स। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू रीजन कि क्यों नीड है कि हम प्राइवेटाइज करें 2 PSU बैंक को इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इसका सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन क्या रहेगा इस मूव का, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक विल सेट अ बॉल रोलिंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दैट जो इन्वेस्टाइज करते हैं नॉट ओनली द हैंडफुल ऑफ अ स्टेट ओन बैंक with the rest other consolidating with a strong bank or the privatize। दिस विल फ्री ऑफ द गवर्नमेंट और उनका जो मेजोरिटी ओनर रहेगा ठीक है फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड इक्विटी सप्लाई support to the bank year after year। So these are the few significance and the implication of the move। what are the issues that are plaguing to the PSUs बैंक, तो एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक जो PSU बैंक है वो कंटिन्यू करते कि उन पे उनके यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ स्ट्रेस एसेट भी काफ़ी जो है although it has been started decline but still there is a high non-performing asset and the stress asset। after the COVID-19 जो related regulatory relaxation लाए गए government will again need to inject liquidity into the
sorry, equity in the weak public sector bank. So these are the few issues. Nationalization of a bank के बारे में अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, हु वाज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि वो नेशनलाइज करेंगे 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स को ऑन जुलाई 1969। और ये जो आइडिया था वॉज टू अलाइन द बैंकिंग सेक्टर विद द सोशलिस्ट अप्रोच ऑफ द बैंक अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। एंड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वो नेशनलाइज हुई थी 1955 इटसेल्फ। एंड द अश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर जो था इन द 1956। काफ़ी ज़्यादा कमेटी ने प्रपोज किया था कि दे विल ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट स्टेक इन द पब्लिक सेक्टर बैंक बिलो 51%। तो वो कौन सी कमेटी थी? दैट वाज द नरसिम्हम कमेटी जिन्होंने प्रपोज किया था 33%। एंड पी के नायक कमेटी उन्होंने सजेस्ट किया था बिलो 50%। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यूज़। पार्लियामेंट पैनल रिपोर्ट ऑन अ 5G इन इंडिया। तो डिस्पाइट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने सबमिट किया है कि रिपोर्ट कि दे आर गोइंग टू टेक अ स्टेप टू मेक इंडिया 5G ready at the early of August 2018। there are the little progress has been taken place। तो काफ़ी ज़्यादा challenges आने के there are obviously there will be various challenges due to which the progress has been very little। so what is that? सबसे पहला है कि lack of various approval around the spectrum। ठीक है, सच एज अ अनसर्टेनिटी है कि हाई रिजर्व प्राइस ऑफ अ स्पेक्ट्रम, इनएडुकेट एंड पुअर डेवलपमेंट हुई है ऑफ द टेस्ट cases, and a low reach of optical fibers in India, and a deficient backhaul capacity। So these are the few reasons why uh, there was a little progress on the 5G network ground। okay, what need to be done? तो कंट्री जो है मस्ट एक्सपीडिएट इट अप्रूवल प्रोसेस एंड सॉर्ट करना चाहिए जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑक्शन। उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है दे शुड रीच एंड अंडरस्टैंडिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एट द अर्लीस्ट टू इमार्क द अलोकेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम वेव्स। ठीक है, सो दिस आर द मेजर 2 स्टेप यहाँ पे जो बताए गए हैं। वॉट डू यू मीन बाय द 5G देन? तो 5G जो है एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ मोबाइल ब्रॉडबैंड है जो इवेंचुअली रिप्लेस करेगा अभी जो हमारा 4G LET कनेक्शन है। ठीक है, तो 5G ऑफर एक्सपोनेंशियल फास्टर डाउनलोड एंड अपलोडिंग स्पीड। 5G डिलीवर करेगा एक मल्टी जो रहेंगी गीगा बाइट पर सेकेंड पीक रेट, अल्ट्रा वायलेट लेगेसी एंड मैसिव कैपेसिटी। उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो ऑफर मोर यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस। सो दिस इज रिगार्डिंग द 5G नेटवर्क। वेयर डू इंडिया स्टैंड इन द 5G टेक्नोलॉजी रेस? ठीक है, तो एज पर द 3 प्राइवेट कंपनीज दैट इज रिलायंस जियो इन्फॉर्म भारती एयरटेल एंड VI। ठीक है, अभी जो वोडाफोन एंड आइडिया कंबाइन हो गए जो VI बना है। ठीक है, विच हैज़ बीन अर्जिंग जो डिपार्टमेंट है ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू ले डाउन ए क्लियर रोड मैप कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम होगा और लोकेशन। ठीक है, रिगार्डिंग द 5G फ्रिक्वेंसी बैंड। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में जो आ रहा है इट इज़ अ लैक ऑफ अ कैश फ्लो एंड एक एडुकेट कैपिटल जो होता है विथ एटलीस्ट 2 ऑफ अ 3 प्लेयर नेमली वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल। ऑन द अदर हैंड रिलायंस जियो का प्लान है कि वो लॉन्च करेगा उनका इंडिजिनियस बिल्ड 5G नेटवर्क फॉर द कंट्री एज अर्ली एज द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। सो दिस आर द पॉइंट्स जिससे हमको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है इंडिया इन द 5G टेक्नोलॉजी रेस। ठीक है, उसके पहले जो ये साउथ कोरिया जो है, ठीक है, साउथ कोरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने उनका जो है कंट्री में 5G नेटवर्क का ये किया। ठीक है, एंड उसके साथ साथ चाइना इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस फ्रंट। ठीक है, सो येस इट इज़ एन अर्जेंट नीड कि हमें भी इस फ्रंट में वर्क करना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन दिस? सो मोर देन अ गवर्नमेंट ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी जो है उन्होंने स्टार्ट किया बिल्डिंग अ 5G कंपनी एंड रोलिंग इट आउट टू द कस्टमर्स ऑन द ट्रायल बेसिस। वेरियस कंट्रीज जैसे कि US हो गया, कंपनीज सच एज AT&T, टी मोबाइल। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी जो कंपनीज है दे आर ऑल्सो रोलिंग आउट इन द कमर्शियल 5G फॉर देयर यूजर्स। ठीक है, तो ग्लोबल प्रोग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब 17 मेजर OTT प्लेटफॉर्म अडॉप्ट द सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। तो इंटरनेट एंड मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट of a comprehensive implementation toolkit with the line of a universal self regulation code for ऑनलाइन जो भी कंटेंट होता है ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट प्रोवाइडर
and it will come into the motion on September 4, 2020. ये जो टूल किट है इसका इट इज़ नॉट ओनली एम कि वो ब्रिंग लाए इस तरीके के कुछ गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ इथिक्स, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एड्रेस द फीडबैक जो रिसीव किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी कोड का क्या होगा अब? ठीक है, तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एज मेनी एज 15 जो OTT प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, उसके साथ साथ अल्ट बालाजी, इस तरीके के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है इन इंडिया, उन्होंने साइन किया था एक सेल्फ रेगुलेशन कोड्स। एंड ये जो कोड है वो प्रोवाइड करता है 5 टाइप ऑफ अ कंटेंट, जो इंक्लूड करता है विद डेलिबरेटली एंड अ मैलिफियस डिसरिस्पेक्ट द नेशनल एंथम और अ फ्लैग और एनी विजुअल और द स्टोरी लाइन्स दैट कैन प्रमोट अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड ऑब्जेक्टिव ऐसा है, इट विल हेल्प टू गवर्न द their curate streaming content, and they aim to do this by adhering to disclose such as a specific maturity rating and a content descriptor. ठीक है, so these are the points which are considered under the self regulation code. OTT platform over the top media सर्विस जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कंटेंट प्रोवाइडर होती है, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है। एंड ये जो टर्म है इट इज़ कॉमनली अप्लाइड ऑन द वीडियो ऑन अ डिमांड प्लेटफॉर्म, बट इट ऑल्सो रेफर एज अ ऑडियो स्ट्रीमिंग भी होती है। ठीक है, मैसेजेस सर्विसेज और द इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉल सोल्यूशन। OTT सर्विसेज जो है एक ट्रेडिशनल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, ठीक है, जैसे कि अभी हमारा टीवी हो गया, टेलीविज़न, ठीक है, इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज देयर हैज़ बिन एक्सेस टू द इंटरनेट कनेक्शन आइदर लोकली और थ्रू द मोबाइल नेटवर्क, यू कैन एक्सेस द कंप्लीट सर्विस ऑफ दिस OTT प्लेटफॉर्म। वाई दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी? तो सबसे पहला रीज़न है कि हाई वैल्यू कंटेंट दिखाते हैं लो कॉस्ट में, ओरिजिनल कंटेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम है, एंड कंपेटेबिलिटी विद द मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू पॉइंट कि इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म over the top platform. Next is China's Taiwan 1 probe. तो ये जो probe है सक्सेसफुली इट हैज़ एंटर्ड द मार्क्स आफ्टर 6.5 month जर्नी फ्रॉम द अर्थ। व्हाट्स नेक्स्ट? तो इट इज़ अबाउट 3 month जब ये इसको लॉन्च किया गया था, विच वॉज एन अटेम्प्ट कि सेंड किया जाए एक लैंडिंग कैप्सूल जो कैरी करेगा 240 किलोग्राम रोवर इन रैपिड 7 minute डिसेंट इन ऑन टू द मैसिव प्लेन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ अ मार्स विच इज़ नोन एज अ यूटोपिया प्लैनेटिया। एंड इसके बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो प्रोब है चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब रहेगा, एंड स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट करता है ऑफ ऑर्बिटल लैंडर एंड द रोवर। लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर ऑन द लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट फ्रॉम शिंगचैंग चाइना से। लैंडिंग साइट समवेयर इन द यूटोपिया पेनिटिया, वास्ट प्लेन है इन द मार्स नॉर्थन लैटिट्यूड। ठीक है, एंड ये जो मिशन है इफ द मिशन इज सक्सेसफुली, तो जो चाइना का है चाइना विल बी द थर्ड कंट्री जिसने लैंडिंग की है जस्ट आफ्टर द USSR एंड यूनाइटेड स्टेट। कुछ 5 कोर ऑब्जेक्टिव रहे हैं इसके, जो सबसे पहला है दैट इज़ टू क्रिएट अ जियोलॉजिकल मैप ऑफ अ मार्स, एक्सप्लोर करे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्शियन सॉइल एंड पोटेंशियल जो लोकेटेड है कि वाटर आइस डिपॉजिट, एनालाइज करे सरफेस मटेरियल कंपोजिशन, इन्वेस्टिगेशन जो एटमॉस्फियर है मार्स प्लैनेट में क्लाइमेट किस तरीके से है, अंडरस्टैंड करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड है ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, तो ये हो गया इस मिशन के बारे में। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, बाबर क्रूसेन मिसाइल, तो इट इज़ द पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबल है ऑफ हीटिंग द लैंड एंड द सी टारगेट विद द हाई प्रिसिशन अप टू 490 किलोमीटर अवे। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज़। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।